पेपर रिव्यू में आपका स्वागत है। फिर से 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, काले धन को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई मोदी सरकार अब चुप क्यों है? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिल्ली के छात्रों के बेल के हाई कोर्ट के फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगाया है? और तीसरा सवाल, 68% ड्रॉप आउट वाले गुजरात मॉडल देश को किस दिशा में ले जा रहा है? तो सबसे पहले मैं बात कर लूं काले धन की। काले धन की बात करना इसलिए आवश्यक है कि 2014 में मोदी जी काला धन करके ही सत्ता में आए थे। चोर लुटेरे हैं, वो अपने पैसे विदेशी बैंकों में जमा करवाते हैं। काला धन विदेशी बैंकों में जमा होता है। मेरे कांकेर के भाइयों बहनों, मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे, रेलवे लाइन ये काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाइए और बेशरम होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को हो कि कैसे लाए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है। हालांकि बाद में जो अमित शाह साहब है, उन्होंने कहा था कि एक जुमला था और इसका कोई वास्तविकता से मतलब नहीं था, लेकिन एक जनरल लोगों ने इसको ये माना था कि उनके 15-15 लाख रुपए उनके खाते में आएंगे। इस पे इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की है, क्योंकि अभी जो स्विस नेशनल बैंक है, जो एक तरह से वहां का आरबीआई है जैसे समझने की दृष्टि से, वहां स्विट्जरलैंड में कुल 243 बैंक हैं और जैसे उनका बैंकर्स बैंक बोला जाता है आरबीआई को, वैसे उनका स्विस नेशनल बैंक है। उसने अपने कुछ आंकड़े अभी जाहिर किए हैं और उस आंकड़े के हिसाब से हिंदुस्तान के जो डिपॉजिट्स हैं, वो उनके यहाँ जो पैसे जमा हुए हैं, उसमें 2019-2020 में 286%, 286% की बढ़ोतरी हुई है। मैं इसमें थोड़ा एक आपको बैकग्राउंड इसलिए बता दूं क्योंकि वो समझना जरूरी है। 2006 में ऑल टाइम हाई 6.5 बिलियन स्विस फ्रैंक, ये उस समय था। 13 साल बाद ये कहा जा रहा है कि अब फिर से ऑल टाइम हाई आया है। 2006 के बाद इसमें लगातार इसमें गिरावट आ रही थी। जो इंडियन डिपॉजिट्स थे वहां केवल 2011, 2013, 2017 में पिछले साल के मतलब उसके पहले वर्ष के मुकाबले तो अब वो बढ़ा था, लेकिन 2020 में 2019 के मुकाबले जबरदस्त डिपॉजिट हिंदुस्तानियों का बढ़ा है। 2019 में 899 मिलियन स्विस फ्रैंक, जो रफली 7,200 करोड़ रुपए होते हैं, वो 2020 में 2.55 बिलियन स्विस फ्रैंक हो गए हैं, जो 20,706 करोड़ होते हैं। तो मतलब 7,000 से 20,000 का एक लंबा सफर एक साल में पूरा किया है। स्विस बैंक ने यह बताया है कि इंडिविजुअल के जो डिपॉजिट्स हैं, क्योंकि व्यक्तियों के भी हैं, फर्म के भी हैं, उसमें 39% का इजाफा हुआ है। और इसी पीरियड में यह भी एक डेटा क्योंकि आपको ओवरऑल हिंदुस्तान की पिक्चर समझने के लिए, तस्वीर समझने के लिए जानना जरूरी है
कि CMI का जो डेटा इस साल का आया है उसने बताया है कि पिछले एक साल में 97% भारतीय गरीब हुए हैं। मतलब उनकी जो भी आय उससे एक साल पहले थी उससे उसमें कमी आई है, 97% इंडियन की, लेकिन वहाँ 39% डिपॉजिट्स बढ़े हैं। और ये भी एक है, वो मैं उस पर किसी दिन अलग से चर्चा कई बार हो चुकी है, फिर करेंगे, कि हिंदुस्तान के कुछ लोगों की बेतहाशा इनकम बढ़ी है और उनका वेल्थ, उनकी टोटल आमदनी भी बढ़ी है। ये एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसमें जो हिंदुस्तानी किसी थर्ड कंट्री में है वो डिपॉजिट्स नहीं है। कुछ नाम के लिए मेहुल चौकसी, विजय माल्या साहब, नीरव मोदी साहब, ये जो जितने कई मोदी साहब लोग हैं, मोदी साहब, ललित मोदी साहब, मालूम नहीं कौन कौन है, इन लोग अगर कोई डिपॉजिट इंग्लैंड से या कहीं से किए तो वो डिपॉजिट इसमें नहीं है। मुख्य बात पे आने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं जिससे थोड़ा भाई हम लोगों को उससे बहुत राहत पहुंचती है, जो हिंदुस्तानी एवरेज हिंदुस्तानी है, कि पाकिस्तान 2019 के मुकाबले 2020 में केवल अपने उस पैसे को डबल कर पाया है। हम लेकिन 286% कर दिए हैं, वो करीब 200% क्या, हमने 286, तो हमने पाकिस्तान को इसमें पछाड़ दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लिस्ट आई है उसके अनुसार यूके, यूनाइटेड किंगडम नंबर 1 उसमें है 377 बिलियन स्विस फ्रैंक्स। इंडिया 51st नंबर पे है। एक जो सबसे चौंकाने वाली बात है और जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिसपे पूरी आज भारत प्रश्न कर रहा है, वो ये है कि स्विस बैंक ने, उस बैंक ने ये बताया है कि सितंबर 2008, उससे पहले वो लिस्ट नहीं देते थे किसका किसका कितना डिपॉजिट है, इंडियन डिपॉजिटर्स के नाम नहीं देते थे। सितंबर 2018 में उन्होंने पहली लिस्ट सौंपी थी हिंदुस्तान में, फिर सितंबर 2019 में उन्होंने दूसरी लिस्ट सौंपी है, मतलब इस साल की, और फिर वो कह रहे हैं हम हर साल सौंपेंगे। भारत सरकार, मोदी सरकार साहब, जो इतना इस पे हंगामा हुए थे, रामदेव बाबा मालूम नहीं कहां कहां कौन कौन सा योग इसमें करने लगे थे, इन लोग क्यों नहीं उन नामों को सार्वजनिक कर रहे हैं? वो नाम किसी के हों, वो नाम, वो हो सकता है 1 से लेके 20 नंबर तक सब कांग्रेस के लोगों के हों, वो सब किसी और पार्टी के लोगों के हों, आप नाम तो सार्वजनिक करिए, क्योंकि देश के हित में यही है कि जो इस तरह के लोग हैं उनको आइडेंटिफाई तो किया जाए, ये कौन लोग हैं। और अगर ये नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं तो प्रश्न तो उठेंगे ही कि आप किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दूसरी बात जल्दी से कर लें, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात कही है, जो बेल मिली थी इन 3 स्टूडेंट्स को, नरवल, कलिता और तन्हा, ये 3 लोगों को हाईकोर्ट ने, दिल्ली ने बेल दी। उन्होंने जब बेल दी तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा 100 पेज का ऑर्डर भी लिखा, जिसमें UAPA को किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, उसको क्या क्या है, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। ये मैं बता दूं कि क्या था ये इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रॉयट्स हुए थे, उसमें 53 लोगों की मृत्यु हुई थी, 400 से अधिक लोग घायल हुए थे, 750 FIR लॉन्च हुई थी। ये स्टूडेंट्स 1 साल से ज़्यादा जेल में थे हैं। ये सब नरवल और कलिता जो लड़कियां हैं, इनको 2 केसेस में और में बेल पहले मिल चुकी थी, तन्हा को एक अलग केस में बेल मिल चुकी थी, और दिल्ली पुलिस ने जैसे ही ये बेल ग्रांट हुई वो तुरंत भागी सुप्रीम कोर्ट इस बेल को क्वैश कराने के लिए। और दूसरा, और उसने, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये और दिल्ली पुलिस सीधे गृह मंत्रालय के अंदर है, तो जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसके और कैसे हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब दिल्ली पुलिस एक नया चीज लेके आती है। दिल्ली पुलिस कहती है एक दिल्ली कोर्ट में, क्योंकि ये तो हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट की, बेल एग्जीक्यूट होगी कोर्ट लेवल पे, जो भी उनका कोर्ट है, तो दिल्ली कोर्ट ने, मतलब लोअर कोर्ट ने, एक दिल्ली पुलिस एप्लीकेशन लगाती है वेडनेसडे को, और उसमें वो कहती है कि हमें इनका आधार नंबर और हमें इसका एड्रेस वेरिफिकेशन करना है, तो आप अभी इनको जेल से बाहर मत जाने दीजिए, हम इनका जरा आधार नंबर और एड्रेस वेरीफाई करेंगे। और चूंकि कलिता और तन्हा, कलिता असम के हैं, तन्हा जी जो हैं वो झारखंड के हैं, ये आउट स्टेशन है, तो इसका 21 जून तक हम इसको कर पाएंगे, और लोकल नरवल जो हैं वो 19 जून, मतलब सैटरडे तक करेंगे। ये बुध को ये बात कहते हैं। आप एक चीज ये बताइए, आज आपको कितने का भी पैसे का वो अकाउंट खोलना हो,
आप बैंक में अगर वॉक इन करते हैं तो आपसे आधार नंबर के बेसिस पे, वो कह रहे हैं हम आधार नंबर और क्या क्या चेक करेंगे। आज आधार नंबर की बेसिस पे हमें वैक्सीन लगाई जा रही है, आज अकाउंट खोला जा रहा है, आरटीओ में वो हो रहा है, पासपोर्ट। लेकिन यहां उसको एक दिल्ली पुलिस अड़ंगा लगाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये बाहर ना निकल पाए और सुप्रीम कोर्ट से तब तक इनका बेल किसी तरह से क्वैश हम करा लें, ये बेसिकली भावना थी इसके पीछे। लेकिन ये 16 जून को ये सब उन्होंने किया दिल्ली कोर्ट में, लेकिन 17 जून को उनको रिलीज कर दिया गया और वो लोग जेल से बाहर आ गए। 18 जून को जस्टिस गुप्ता और जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो इनकी पिटीशन आई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसको सुना। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता साहब ने पिटिशनर की तरफ से, और उन 3 जो लड़के, अब उसको मैं जब बच्चे कहता हूं तो कई लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन हो, बच्चे नहीं, वो स्टूडेंट्स की तरफ से कपिल सिब्बल अपीयर हुए। और वहां पे बहुत चतुराई से जो अपने सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, उन्होंने कहा कि बेल तो कंटिन्यू रहने दीजिए, पर ऑर्डर जो है ये हाईकोर्ट का, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंस। इसको नजीर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नजीर बनाएंगे तो देश में बहुत से ऐसे लोग हो जाएंगे जो इस कोर्ट के ऑर्डर को साइट करते हुए रिलीफ मांगेंगे। अच्छा, ये उन्होंने बहुत पर्पसली किया, इसलिए किया कि वो जानते थे सुप्रीम कोर्ट का अभी का रवैया देख के कि अगर वो बेल क्वेश्चन की बात करेंगे तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगा। तो उन्होंने अपनी पिटीशन को बहुत केयरफुली ऐसे कर लिया कि इसमें आप ये जो ऑर्डर है कि ये भाई यूएपीए का जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, बहुत फटकार लगाई थी हाई कोर्ट ने, उसके बारे में उन्होंने कहा कि इसको नज़ीर ना बनने दिया जाए। और उन्होंने तमाम वो दिए कि अगर हम इसको नज़ीर बना देंगे तो राजीव गांधी के, अब उनको कांग्रेस के भी याद आ गई, उनको राजीव गांधी का जो देश के लिए उन्होंने बलिदान किया वो भी याद आ गया कि राजीव गांधी के हत्यारों को भी अगर ये होता तो उनके ऊपर यूएपीए नहीं लग सकता था, और उनको तो केवल आईपीसी की 302 की धारा में वो तरह तरह का उन्होंने वो दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो, क्योंकि पेपर जैसे वो कर रहा है और वो कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर ये कहा कि 100 पेज के जजमेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि केवल सुना जाना था बेल ऑर्डर, बेल देनी कि नहीं देनी, उस पर यूएपीए पे उनको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह की बातें अगर आपको याद हो तो कलकत्ता हाई कोर्ट में भी वो 5 जज की जब बेंच आई, उसने कहा कि ये वो अलग चीज था। ममता बनर्जी वहां गई, उन्होंने प्रदर्शन किया, चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, वो अलग था, बेल अलग थी। आपको केवल बेल पे सुनना चाहिए था। आपने ये जो डिवीजन बेंच को जब फुल बेंच ने कहा, आपने ये पूरी बात आपको गड़बड़ क्यों कर रहे थे। यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है कि भाई ये आपके पास बेल एप्लीकेशन आई थी, उसी पे आपको अपने को रिस्ट्रिक्ट रखना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हम इस सब उस तथ्यों के आधार पर हम इसको रिविजिट करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने इशू नोटिस किया है 3 स्टूडेंट्स को, जिनको 4 हफ्ते का समय दिया, और 19 जुलाई वाले हफ्ते में फिर से इस पे बात होगी। तो ये कोई केस बंद नहीं हो गया है जैसा पेपर में रिपोर्ट किया जा रहा है। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जब तथ्य आएंगे और तथ्य सुने जाएंगे तो यूएपीए पे भी हो सकता है कि कोई ऐसी बात आए जो जिस ढंग से यूएपीए का मिसयूज हो रहा है, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है, वो बात जायज ठहराई जाए। अब सबसे अंतिम बात, 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो एक पूरे देश में एक नाम था गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल मतलब खुशहाली, गुजरात मॉडल मतलब तरक्की, और गुजरात मॉडल का ये था कि अगर एक बार प्रधानमंत्री जी बन गए मोदी जी, तो जैसे उन्होंने गुजरात को खुशहाल किया है, जैसे गुजरात को शिक्षित किया है, जैसे गुजरात की आमदनी बढ़ाई है, वैसे ही देश की भी को खुशहाल करेंगे। ये रिपोर्ट जो अभी सर्कुलेट हो रही है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है। उसमें ये सब डेटा लिए जाते हैं कि किसने कौन कितने क्लास तक पढ़ा, कितने क्लास के बाद वो ड्रॉप आउट हुआ, आप स्कूल भेज पाए नहीं भेज पाए। उसमें एक अजीब चौंकाने वाली बात आई है। गुजरात में जो ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लड़के हैं, वो 16-18 साल की उम्र होते होते केवल 45% बच्चे ही आगे की पढ़ाई परस्यू करते हैं। और ये इसलिए जरूरी है समझना कि वो जो लिस्ट है उसमें 18वें नंबर पे गुजरात है, उनसे ऊपर 11वें नंबर पे बिहार है, जहां पे 69.2%
बच्चे जो लड़के हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो आगे भी परस्यू पढ़ाई करते हैं। और हम लोग जितना भी सारे लोग वामपंथियों को गाली दें, लेकिन केरल ने जो मॉडल बनाया हुआ है देश में, शायद मतलब ज़्यादातर पैरामीटर्स में केरल बहुत आगे रहता है। केरल शिक्षा में भी है, और केरल यहाँ पे जो स्कूल ड्रॉप आउट्स जिसको बोल रहे हैं इस डेटा को, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उनके यहाँ 90.9%, करीब 91% इस उम्र के बाद आगे परस्यू करते रहते हैं। अब ये जब स्थिति आप लड़कियों की देखते हैं, ग्रामीण लड़कियों की, तो ये अविश्वसनीय है। मतलब जहां पे मोदी जी 12 साल 13 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उस स्टेट की बुनियाद क्या है ये जरा समझ लीजिए। जहां पे 16 से 17 साल की लड़कियां केवल 29.2% लड़कियां आगे परस्यू करती हैं, जबकि शुरू में जब वो पढ़ाई शुरू करती हैं 6 वर्ष की आयु में तो 97% रहता है। तो ये ड्रॉप आउट करीब करीब 68% का है, जो बहुत ज़्यादा है पूरे देश में। बिहार भी इसमें बहुत अच्छा नहीं करता है, बिहार भी 60.4 है, लेकिन यहाँ पे 29.2% लड़कियां आगे परस्यू करती हैं, बिहार 60.4% करता है। अद्भुत बात केरल की है। केरल की अद्भुत बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे लड़कियां लड़कों के मुकाबले, लड़कों में 90.9% लड़के, लड़कियां 93.6%। और ये मतलब देश के गर्व की बात है कि केरल की लड़कियां इस मामले में रास्ता दिखा रही हैं बाकी लड़कियों को। मैं एक डेटा और देके आपसे इस बात को समाप्त करूंगा। ये कहा जाता है कि नहीं वो कारोबारी लोगों का है, वहां पे कारोबार होता है, तो वहां पढ़ाई रहे नहीं, वहां कारोबार बहुत होता है। कारोबार के बारे में भी बता दूं कि एक पर कैपिटा जीडीपी, हर व्यक्ति, मैं आप जो कहीं पे भी देश में बैठे हैं, उस स्टेट का पर कैपिटा जीडीपी, वो स्टेट कितना, उस स्टेट का आदमी पर व्यक्ति क्या औसत देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये भी एक डेटा है। और ये डेटा भी आपको कई चीजें स्पष्ट करेगा। जो कल गोवा की का क्रांति दिवस था 18 जून, मैंने एक वीडियो भी किया था, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नहीं देखा, मौका लगे तो जरूर देख लीजिएगा। आपको सुन के ताज्जुब होगा, देश की प्रगति में पर कैपिटा जीडीपी में गोवा नंबर 1 है। 2019 का जो डेटा है उसके अनुसार 4,66,000 पर कैपिटा जीडीपी गोवा का है। सबसे नीचे के लिए लड़ाई उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत क्लोज फाइट है, लेकिन यूपी ने उनको पछाड़ दिया है। अभी यूपी 32वें नंबर पे है, 65-68 हजार के आसपास पर कैपिटा जीडीपी। बिहार 45,000 के साथ 33वें नंबर पे सबसे नीचे है। तो यूपी बिहार की लड़ाई तो नीचे से कौन फर्स्ट सेकंड रहेगा इसकी चलती रहेगी। लेकिन जो गुजरात मॉडल है, गुजरात 12वें नंबर पे है और पर कैपिटा जीडीपी 2,16,000। तो एक जो जनरल इंप्रेशन है, जो गुजरात है वो पूरे देश की तरक्की करा रहा है, देश का, उस मिथ को भी चेंज करने की जरूरत है। और मैं ये इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि गुजरात मॉडल सफल है कि नहीं सफल है, इस पे भी एक बार चर्चा होना जरूरी है। धन्यवाद।